हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, आप मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लेकर के चलते हैं दोस्तों हमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे पहले जो सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है, जिसका कोड है K1003 ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस दोस्तों आने वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमने जो वीडियो बनाने का जो सीक्वेंस है वो इतना है कि जो मेन पेपर है, आने वाला पेपर है, ठीक है, हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं पढ़ाई जा रही है, केवल वही चीज है जो मोस्ट वेरी मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि है केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, इससे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा पढ़ चुके हैं, जूरिस्प्रूडेंस पर जो विधिवेत्ता हैं उनके मत पढ़ चुके हैं, उसकी प्रकृति पढ़ चुके हैं। और एक और क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो आया है, ठीक है, उसमें हम जो प्रूडेंस है, ठीक है, उसके प्रकार, उन पर विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं, महत्व जान चुके हैं, गुण दोष, मतलब जूरिस्प्रूडेंस तो हमारा पूरा खत्म हो चुका है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आपके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है हमारा ऑस्टिन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब है नेक्स्ट हमारे केल्सन भैया। तो चलिए जल्दी से केल्सन भैया के बारे में पढ़ते हैं। बाकी जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जूरिस्प्रूडेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देख लीजिए। वहां पर शॉर्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके प्रेडिक्शन के सारे क्वेश्चन हमने वहां पर डाल दिए हैं और हम चल रहे हैं लॉन्ग पर। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। केल्सन की विधि को दर्शन दृष्टि से, जिससे कि वह सदैव अनावृत रही है, स्वतंत्र करना चाहते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। केल्सन ने के शुद्ध विधि सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। क्या यह कथन सत्य है कि सिद्धांत ने विधि की सूखी हड्डियों को छोड़ा है, जिसमें मांस और रक्त नहीं है, जो उनको जीवन देते हैं? केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या कीजिए। क्या यह कहना सही है इस सिद्धांत ने कानून की सूखी हड्डियों को मांस और खून से वंचित कर दिया है और उन्हें जीवन दो? ठीक है, ये क्वेश्चंस के हमने जो क्वेश्चंस है आपको मिल जाएगा, आपको मॉडल में भी मिल जाएगा और पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है, या फिर केल्सन ही आ जाए कि उसके विवेचना कीजिए, कुछ भी आए तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये अकेला क्वेश्चन आपको 20 नंबर देकर जाने वाला है, इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, उत्तर यहां से है कि केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत, केल्सन एज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत मानकों, नॉर्म्स की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। उन्होंने विधि क्रम, लीगल ऑर्डर को मानकों का स्तूप, पिरामिड ऑफ नॉर्म्स माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत जो हैं वो उसके नॉर्म्स के ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, और जो नॉर्म्स बनते हैं, कैसे नॉर्म्स बनते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, लीगल ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसको उन्होंने एक पिरामिड ऑफ नॉर्म्स कहा है। आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसको दर्शाया है। यहाँ पर उनके सिद्धांत है, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, उनके विधि सिद्धांतों को समझने के लिए निम्नलिखित दो बातों के अंतर को हमारा समझना बहुत आवश्यक है। तो हम उनकी बातों को दो अंतरों से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विज्ञान का आधार वाक्य, प्रोपोजिशंस ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान का आधार क्या है। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे और दूसरे तौर पर जानेंगे विधि का आधार वाक्य, विधि का आधार क्या है। देखिए, दोनों चीजें कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह टकराएंगी और वहीं से हमारा रूल बनेगा विधि का सिद्धांत, शुद्ध विधि का सिद्धांत, जो केल्सन भैया ने हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो। चलिए, केल्सन के अनुसार विज्ञान का आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस विषय है। समझना, विज्ञान का जो आधार है वो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, जबकि विधि का आधार विधि शास्त्र का विषय है।
ठीक है। देखिए विज्ञान को इसने जोड़ा है प्राकृतिक विज्ञान से, ठीक है, और विधि को जोड़ा है विधि शास्त्र से। दो बात आपको पता चल गई, ठीक है। तो अब दोनों के बारे में हम जानेंगे। देखिए प्राकृतिक विज्ञान का संबंध उन कार्यों से है जो कार्य कारण, देखिए कार्य और कारण दोनों, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, कॉज और इफेक्ट के रूप में अवश्य घटित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पेड़ से गिरने वाला फल पृथ्वी पर ही गिरेगा, आकाश पर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये तो आप सभी ने पहले से ही पढ़ा होगा, अगर पेड़ से कोई भी, ठीक है, अगर फल टूटेगा तो पृथ्वी पर ही गिरेगा, आकाश पर नहीं जाएगा, यही गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो यहां से इन्होंने वो तर्क देने वाले हैं कि तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है, ठीक है। मतलब कि रात है तो प्राकृतिक तौर से है, रात के बाद में दिन होगा, दिन के बाद में रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, ये प्राकृतिक चीज है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण, देखिए इफेक्ट है ये कि दिन रात होते हैं, ये इफेक्ट है, और वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसके पीछे का कॉज ढूंढा है, ठीक है। तो वैज्ञानिक तरीके से इफेक्ट है, अभी देखो, अभी सुबह है, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, तो ये प्राकृतिक तौर से चलती आ रहा है, लेकिन ये किस कारण से है, कारण क्या है, इसका कॉज क्या है वो वैज्ञानिकों ने ढूंढा है। तो यही तर्क पर उन्होंने कहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने खोजा, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता हैं, ठीक है, उन्होंने खोजा न्यूटन ने कि ये पेड़ से जो फल है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ठीक है। मतलब कि सपोज कि यहाँ पर पेड़ है, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, ठीक है, वैज्ञानिक नियम है, इसलिए। इसे कैल्सन ने जो है, अब इस बात पर ध्यान रखें, ये जो येलो में चीजें हैं, जो है कहा है, इसके विपरीत विधि के वाक्य का संबंध इस बात से है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अर्थात किससे घटित होना चाहिए। तो जो नियम के मतलब कि जो नियम के पीछे भागे थे हमारे न्यूटन जी, इसी तरह इस एक ही नियम के पीछे, इसी नियम को सिद्धांत मानते हुए, ठीक है, जो हमारे कैल्सन भैया है उन्होंने थ्योरी दी है कि जैसे जो अभी है, ठीक है, जो है वो है और वो होगा, लेकिन वो उस समय में होना क्या चाहिए, ये कंडीशन है। उदाहरणार्थ देखिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो एक नियम कहता है कि उसे दंड मिलना चाहिए, नंबर एक हो गया, मतलब किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसे दंड मिलना चाहिए, ये हमारी नियम है, ठीक है। कोई अगर गलत काम करता है तो उसको उसका पनिश मिलना चाहिए। दूसरा नियम यह कहता है कि उसे न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। अब विधि पर आ गए हैं हम, ठीक है, हम ये कहते हैं भाई अगर तू, अब कैसे किसी से कहते हैं कि अगर गलत काम करोगे भैया तो आपको क्या होगी, सजा मिलेगी। उसके बाद में कह रहे हैं दूसरा नियम विधि का ये कहता है कि अगर कोई, दूसरा नियम यह कहता है उसे न्यायालय के सामने लाना चाहिए सबसे पहले। तीसरा नियम ये कहता है कि न्यायालय के सामने सुनवाई की जानी चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद चौथा नियम ये कहता है कि अपराध सिद्ध हो जाए तो ही उसे दंड मिलना चाहिए। देखिए हमारे नियम ने यहां पर कह दिया कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये चाहिए है। अब ध्यान रखना, मैं जो यही बात, इसी बात पर आ रहा हूं, चाहिए है यहां पर, ठीक है, लेकिन जो है उसी के लिए तो चाहिए। मतलब किसी ने अगर अपराध किया है तो ही तो सजा मिलनी चाहिए, वरना नहीं मिलनी चाहिए। तो यही बात यहां पर आकर सिद्ध हुई है कि अपराध सिद्ध हो जाए तो ही उसे दंड मिलना चाहिए, ठीक है। आगे है कि अगला नियम यह कहता है कि किसी अधिकारी को सजा लागू करनी चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की शास्ति कई कानून के नियमों में घुल जाती है। शास्ति का मतलब आप समझते होंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। शास्ति ये कहती है कि कानून के नियमों में जो ये नियम है वो कई नियमों में घुल जाती है। अतः कैल्सन के अनुसार ऑस्टिन का मत गलत है। अब देखिए कैल्सन ने ऑस्टिन के मत को क्या कर दिया है, गलत कर दिया, क्योंकि कि कानून को सजा लागू करनी चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की शास्ति कई कानून के नियमों में शास्ति द्वारा शक्ति प्राप्ति करती है, ठीक है। मतलब कि ऑस्टिन का मत गलत है, ये कहा है कैल्सन ने, क्योंकि कानून की जो सजा है ना, मतलब कि कोई नियम है अगर वो नियम को तोड़ता है तो उसे सजा जो है वो मिलनी चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की जो शास्ति है ना, ऑस्टिन द्वारा जो ऑस्टिन ने बताया है, ठीक है, उसके द्वारा जो ये जो प्रक्रिया है ना वो कई एक्टिविटियों में क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, घुल जाती है। तो कानून के नियमों में शास्ति द्वारा शक्ति प्राप्त तभी की जाती है, तब किसी ने अगर कुछ गलत किया तो उसके सजा मिलनी चाहिए।
अब यहाँ पर केल्सन का मत है कि कानून के नियमों को अपने ऊपर के नियमों से शक्ति प्राप्त होती है। अतः केल्सन के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि प्राकृतिक विज्ञान कारणता कैजुअलिटी से संबंधित है, जबकि विधि मानकत्व नॉर्मेटिवली से संबंधित है। देखिए इस बात को मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा जो विज्ञान है, ठीक है, वो प्रकृति से संबंधित है। देखिए साइंस जो है वो नेचर से संबंधित है, ठीक है। साइंस कब चलेगा, साइंस कब काम करेगा, जो नेचुरली चीजें कुछ होंगी, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है दूसरे उसमें विधि का जो मानकों से संबंध है। विधि जो है, ठीक है, विधि मतलब कि हम कहेंगे नियम, नियम जो है वो मानकों से संबंधित है, ठीक है। अब मानकों के बारे में नहीं पढ़ा तो शॉर्ट में हमने वीडियो बना भी दिया है, बाकी अभी हम बताने वाले हैं। मानकों किसे कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि विधि का जो विधि जो है, ठीक है, वो मानकों के ऊपर टिकी हुई है, और विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो नेचर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी इतना ध्यान रखिए। आगे है प्रथम है इज। इस श्रेणी में हम इज की ओर चलते हैं। प्रथम है इज, इज से संबंध रखता है, और दूसरा चाहिए से। इज का मतलब है चाहिए, का मतलब चाहिए, चाहिए से। देखिए चाहिए के पीछे राज्य की सत्ता होती है, जो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके उस पर अंतिम निर्णय लेती है। इन दोनों आधारों का उचित समन्वय ही शुद्ध विधि के सिद्धांत का आधार है, ठीक है दोस्तों। केल्सन कहते हैं कि विधिक चाहिए, लीगल जो है वो ऑट है, चाहिए ही, मतलब कि जो विधि है वो होनी चाहिए। विधि तो चाहिए ही, इंपॉर्टेंट है, विधि के बिना कुछ नहीं है, विधि चाहिए ही, ठीक है। और नैतिक चाहिए, मॉरल चाहिए, ठीक है। अब दोनों में नैतिक विधि और विधिक, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। विधि के अंतर्गत चाहिए के पीछे जन समुदाय के विचारधारा काम करती है। इस प्रकार केल्सन के अनुसार विधिक मानक लीगल नॉर्म्स और नैतिक मानक मॉरल नॉर्म्स में अंतर है। नैतिक मानक का एक उदाहरण यह है कि, अब देखिए नैतिक नॉर्म्स को हम समझ रहे हैं, लीगल नॉर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया है, हमने बता दिया है कि जो राज्य सरकार है, या फिर जो उसने बताया था ऑस्टिन ने, ठीक है, उसी के मत को इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि जो पहले कभी ना कभी कोई शक्ति है, ठीक है, हम कहते हैं ना प्रकृति में कोई शक्ति है भाई जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो बिल्कुल सही है। अब वो जो शक्ति है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है वही है नॉर्म्स। इसी तरह विधि शास्त्र में जो पहले कभी कुछ नियम बने हैं, उन नियमों के आधार पर ही नियम बनते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नैतिक लीगल नॉर्म्स हैं और मानक नॉर्म्स हैं, उनके अंतर बता रहे हैं कि सभी को हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार यद्यपि केल्सन नैतिक चाहिए के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते, परंतु फिर भी वे नैतिक चाहिए को विधिक चाहिए से अलग रखना चाहते हैं। यह मुमकिन है कि कुछ ऐसे चाहिए हो सकते हैं जिनकी उत्पत्ति नैतिक चाहिए से हुई हो, परंतु कानून के अध्ययन के लिए हमें स्वयं का केवल विधिक चाहिए तक ही सीमित रखना चाहिए। इस प्रकार केल्सन के अनुसार विधिक मानक लीगल नॉर्म्स और नैतिक मानक में अंतर है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं तुम्हें पहले एक बार अपने शब्दों में समझाता हूँ। देखिए सपोज कि ये है नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स में बता दूं, नॉर्म्स नियम है जो हमेशा से अस्तित्व में है, ठीक है। इतना समझना, नॉर्म्स क्या है, जो हमेशा से अस्तित्व में हैं, और वो चाहिए, किसे चाहिए, हमें चाहिए, लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर रीति रिवाज नहीं होंगे, ठीक है, तो समाज में उथल पुथल मच जाएगी, ठीक है, और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसलिए समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें चाहिए नियम, नॉर्म्स चाहिए। अब नॉर्म्स की दो कैटेगरी उन्होंने बनाई है, एक तो है लीगल नॉर्म्स और एक है मॉरल नॉर्म्स, ठीक है। लीगल नॉर्म्स का मतलब है विधिक तरीके से, लीगल कानूनी तौर पर होना चाहिए, जो अभी बने हुए हैं कानूनी तौर पर, जो अभी में हैं, चल रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले ऑस्टिन ने कहा था ना कि जो है,
जैसी विधि अभी है हम उस पर देखना चाहिए। तो अभी में जो है लीगल नॉर्म्स जो कानून द्वारा बनाए गए हैं वो। अब है मॉरल नॉर्म्स। मॉरल नॉर्म्स ये कहते हैं कि भैया अगर मॉरल नॉर्म्स, एक बात आप ये सोचो, अगर मॉरल नॉर्म्स नैतिक नॉर्म्स हैं, अभी उसने मत किया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई दोस्तों, कभी भी इतिहास उठा के देख लो, कभी महाभारत रामायण कहीं से भी लेकर के देख लो, जब भी झूठ बोला गया है तभी हमें नॉर्म्स विधि की जरूरत पड़ी है न्याय के लिए, क्योंकि जब कहीं पर झूठ होता है तो वहीं पर हमें न्याय की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है मॉरल नॉर्म्स जो पहले से कभी चले आ रहे हैं, जो हमारे नैतिक नियम बन जाते हैं पहले से हैं अभी भी है, क्योंकि हम ये कहते हैं भाई हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर पूरी दुनिया ऐसी हो गई, नैतिक नॉर्म्स पर चल गई कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी का दिखुई नहीं देखेगा, ये सब तो नैतिकता होनी चाहिए ना, मनुष्यता होनी चाहिए, तो ये होने चाहिए। ठीक है, अगर इस पे चलेंगे तो इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वो दोनों को अलग रखते हैं, लीगल नॉर्म्स और जो मॉरल नॉर्म्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए उन दोनों को अलग किया है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मूल जो मानक हैं उनको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। देखिए, केल्सन के अनुसार जितने भी चाहिए हैं, मतलब कि चाहिए का मतलब नियम, ठीक है, समझना, चाहिए का मतलब नियम, सभी अपने से ऊपर के चाहिए, मतलब कि जितने भी हमें अभी में चाहिए नियम, मतलब कि कैसे, कोई हमसे झूठ बोल रहा है, कोई हमारे मार के जा रहा है, कोई हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा नियम होना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, सजा दे सके, या फिर उसको उससे हम न्याय प्राप्त कर सके। तो ये नियम हो गया। जितने भी चाहिए वो सभी अपने से ऊपर के चाहिए, मतलब कि जो नियम है, सपोज दैट कि यहाँ पर एक नियम है, ठीक है, इसके ऊपर का जो नियम है, ठीक है, एक नियम है जो ऊपर के जो नियम चाहिए इससे, मतलब जो ऊपर का जो नियम है उससे ही नीचे का नियम निकला है। ठीक है, ऊपर का जो नियम है उससे नीचे का नियम निकला है। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार केल्सन ने एक चाहिए को एक दूसरे के ऊपर रखकर चाहिए का महल खड़ा किया है, मतलब एक चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए। अब उसने कहा है जो सबसे ऊपर वाला है ये है मूल मानक, मतलब कि ये है ग्रुंड, ठीक है, ग्रैंड नॉर्म्स, ठीक है, ऊपर के को माना है। अब ये कह रहा वास्तव में यह मानकों पर उत्तराधिकारी क्रमिकता है, यह ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों का एक ढांचा है। सीढ़ी के सबसे ऊपर के चाहिए को मूल मानक कहा जाता है। केल्सन के अनुसार सभी मानक नॉर्म्स का मूल मानक ग्रैंड नॉर्म्स से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी उच्चतर मानक से प्राप्त नहीं करता, वह स्वयं में ही मान्य समझा जाता है। मूल मानक को मान्यता की शक्ति जनता के न्यूनतम सहयोग और समर्थन से प्राप्त होती है। सभी विधि व्यवस्थाओं में कोई न कोई मूल मानक आवश्यक होता है, जैसे इंग्लैंड में संसद, अमेरिका में संविधान तथा हिटलर कालीन जर्मनी विधि व्यवस्था में तानाशाह की इच्छा मूल मानक थी। उनके अनुसार विधि सिद्धांत का काम केवल मूल मानक तथा अन्य मानकों के आपसी संबंधों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए उन्होंने सबसे पहले एक मूल मानक बनाया है GN। ठीक है, अब ये जो मूल मानक है इसको हम कह सकते हैं अपना संविधान। ठीक है, इंग्लैंड की संसद या फिर इंग्लैंड की संसद कह लीजिए। उसके बाद में वो कह रहा है या फिर अमेरिका का संविधान कह लीजिए। ठीक है, अमेरिका का संविधान कह लीजिए, या फिर हिटलर का अपनी जो स्वेच्छा थी। देखिए हिटलर के पास कोई संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं थे, लेकिन उसकी स्वेच्छा थी, वो खुद से बनाता था, तो यहाँ पर हम हिटलर डिजायर करके कर लेते हैं। तो इन सभी की ये क्या है, ठीक है, इस तरह की ये ग्रैंड नॉर्म्स है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े नियम ये हैं। हमारा यहाँ पर जो सबसे बड़ा नियम है हम कहेंगे संविधान। ठीक है, अमेरिका में भी संविधान, इंग्लैंड में संसद है, लेकिन हिटलर कालीन में तो ये तीनों चीजें नहीं थी ना, संसद ना, तो भैया वहां पर वो खुद ही था। ठीक है, जो खुद के बनाए हुए नियम चलाता था कि ऐसे करना है, वही ग्रैंड नॉर्म है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसके नीचे फिर एक और नॉर्म्स बनेगा, उसके नीचे फिर एक और नॉर्म्स बनेगा, उसके नीचे फिर एक और नॉर्म्स बनेगा, उसके नीचे फिर एक और नॉर्म्स बनेगा। तो इस तरह से नॉर्म्स के उसके नीचे 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 नॉर्म्स बनते जाएंगे, मतलब कि सबसे बड़ा रूल यहाँ, उससे नीचे यहाँ, उससे नीचे यहाँ, उससे नीचे यहाँ, उससे नीचे यहाँ, इस तरह से
रूल के नीचे रूल बनते रहेंगे, ठीक है। ये उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है। अब मैं इनको आपको ऐसे समझाता हूं, देखिए यहां पर कहा गया है, ठीक है, यहां पर कहा गया है ग्रैंड नॉर्म्स में, ठीक है, कि भारत में सभी को समानता चाहिए, समानता होनी चाहिए। देखिए ध्यान रखना है इस बात का, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं इसका तो दिखेगा। सबको चाहिए समानता, ठीक है, ये ग्रैंड नॉर्म्स है, ठीक है। अब समानता चाहिए, उससे नीचे का जो नॉर्म्स है वो बन जाएगा समानता किस आधार पर चाहिए। अगर समानता के रूल को तोड़ता है तो समानता किस आधार पर चाहिए, ठीक है, किस कैटेगरी के आधार पर चाहिए, या फिर सैलरी के आधार पर चाहिए, या फिर पढ़ाई के आधार पर चाहिए, ठीक है, या फिर उनको वोट का आधार हो, या कोई भी जितने भी आधार पर समानता वो लेना चाहते हैं, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे के वो बनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा है समानता का अधिकार, ये नियम है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केल्सन की मान्यताएं, ठीक है, वास्तव में केल्सन एक ऐसी व्यवस्था या सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं जिसे सभी समूह और स्थानों पर लागू किया जा सके, इसलिए उसका शुद्ध होना आवश्यक है। उन्होंने विधि को नैतिकता के कुहासे से बचाने का प्रयत्न किया। उन्होंने विधि शास्त्र को प्रकृति शास्त्र से भिन्न माना, ठीक है। संक्षेप में केल्सन की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। ये विधि मानक तथा सिद्धांत को इसलिए शुद्ध पढ़ते हैं क्योंकि इसकी वैधता किन्हीं बाह्य कारणों अर्थात सामाजिक तत्वों पर निर्भर करती है। विधि को वे अन्य सामाजिक विज्ञानों अदर सोशल साइंस के से मुक्त रखकर अपने सिद्धांत को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहते हैं। देखिए केल्सन की मान्यता यह है कि वो एक ऐसी विधि, मतलब कि एक ऐसा मूल मानक बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ठीक है, और फिर उससे नए मूल मार्क्स बनेंगे, फिर उससे नीचे नए मूल नहीं, मूल तो यही है केवल अकेला, और मानक बनेंगे, फिर नीचे मानक बनेंगे, ठीक है। लेकिन उन सबको वो पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हैं, ये कह करके जो भी मूल मानक हैं, जो उनके बाद में मानक बनेंगे, जो नियम बनेंगे, रीति बनेंगी, वो कभी भी तोड़ी नहीं जाएंगी। इस वे में वो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो उसको शुद्ध पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो शुद्ध मान करके पढ़ेंगे कि भाई ये नियम है और इनका कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा, तो ही उनकी वैधता बनी रहेगी। कोई भी नियम है, ये तो हम सबको भी पता है, कोई भी नियम है, अगर उस नियम को लंबे समय तक चलाना है तो जरूरी है कि उस नियम को सब माने, ठीक है, और वो नियम हर जगह पर लागू हो। चलिए आगे है। वे अपने विधि के सिद्धांतों को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, नीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि से दूर रखना चाहते हैं। केल्सन ऑस्टिन के समान ही विधि को शुद्ध रखना चाहते हैं। दोनों विद्वानों का संबंध विधि के यथावत पहलू से है। दोनों ही विधि को जैसी है वैसी ही मानते हैं तथा व्यवहारत मतलब कि व्यवहारिक करते हैं। उनका संबंध विधि कैसी होनी चाहिए से नहीं बल्कि विधि कैसी है से है। उनका संबंध न्याय या नैतिकता से नहीं, वे विधि को उसके यथावत रूप में देखते हैं, न कि उनको कैसा होना चाहिए के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ऑस्टिन है उसके मत से केल्सन सहमत है और दोनों के विचार एक जैसे ही हैं। वो चाहते हैं कि जो अभी में विधि है, ठीक है, जो अभी में विधि है जैसे कि समानता, उसी को लेकर के चलते हैं। समानता विधि है, ठीक है, वो इसको पॉजिटिव वे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं भैया समानता है तो है और अभी में जो समानता है वो ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है, अभी में। वो ये नहीं कहते कि समानता को चेंज करना चाहिए क्योंकि समाज चेंज हो चुका है, नहीं, वो अभी में जो चल रही है उसको चाहिए के ऊपर नहीं मानना चाहते। ना ही ये कह सकते हैं कि पहले समानता कैसी थी, पहले रूल कैसे थे, नहीं, जो अभी में है वो उसको मानना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अरस्तु की बात, जो ऑस्टिन, उनकी बात तो समाप्त हो जाती है दोस्तों। लेकिन केल्सन ये कहते हैं कि जो अभी में जो ये बना हुआ है समानता, वो ग्रांड नॉर्म्स है, ठीक है, ग्रांड नॉर्म्स, हम इसको ऐसे मान करके चलते हैं। तो अब इसके नीचे भी तो नियम होंगे कि समानता कैसे है और कहाँ दी जा सकती है, किस किस आधार पर दी जा सकती है, उन सबको उन्होंने माना है, ठीक है। लेकिन दोनों के जो विचार हैं वो एक ही मिलते हैं।
अब है विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस। अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना टाइटल में, ठीक है, कि विज्ञान का आधार क्या है, विज्ञान का आधार क्या है, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। तो और उसके बाद में केल्सन ने बताया था कि विधि का जो आधार है वो क्या है, न्याय, ठीक है। तो अब क्या है, इनके आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये बताया विधि और न्याय में अंतर है, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही है कि विधि और न्याय में अंतर है, क्या है वो पढ़ते हैं। देखिए केल्सन का मत था कि विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ नियम अन्यायपूर्ण भी हुए। भाई सारे जो नॉर्म्स हैं वो पॉजिटिव वो में उन्होंने पढ़ा है, लेकिन बाद में वो ये कह रहे हैं कुछ नियम ऐसे भी हैं जो अन्यायपूर्ण होते हैं, विधि की श्रेणी में रखे जाते हैं। अतः न्याय एक अतार्किक आदर्श है, वे विधि को मानव व्यवहार का एक क्रम मानते हैं। देखिए ऑस्टिन ने भी मानव व्यवहार का क्रम मान करके बोला था, उन्होंने कहा था कि जो विधि है उसको व्यवहार से मानना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में और भी थे, कौन थे वो, सामंत थे, सामंत नहीं थे, ग्रे थे, हाँ ग्रे ने वो कहा था कि भैया ये जो विधि है उसके जो प्रयोग है, मतलब कि विधि को जब जनता में ऐसे कह सकते हैं कि विधि है और विधि को जब जनता मानती है तो उसको वो अपना मूल्य मान करके चले, नैतिक मूल्य मान करके चले, तो फिर वो विधि कभी गलत होगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पर ये, और अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके ऊपर शास्ति लागू होगी, दंडित होगा, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि जो विधि है उसको मानव का तो एक क्रम मानते हैं, ये बात सही है, लेकिन विधि की जो शास्ति होती है इसे मानने का एक प्रकार का दबाव होता है, ठीक है। अब उसमें ये चीज अलग से ये जोड़ रहे हैं कि जो विधि है जो उसको मानते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि विधि को सबको मानना चाहिए, ठीक है, और वो नैतिक मूल्य मान के मानना चाहिए। ये कहते हैं नैतिक मूल्य तो तब माने भैया विधियों में भी तो कमी होती है, और विधियों में कमी होती है फिर भी उसको जबरदस्ती लागू किया जाता है, किसके दबाव पर, शास्ति के। अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ये बात तो है। तो उसके बाद में वो कह रहे हैं कि इसे मानने का एक प्रकार का दबाव होता है, विधि को अनुशास्तियां स्वयं विधि में निहित होती हैं। ऑस्टिन के समान केल्सन भी समादेश और शास्ति को मानते हैं, किंतु केल्सन समादेश को उसी रूप में नहीं मानते जिसमें ऑस्टिन इसे मानते हैं, ठीक है। बात आ गई ना समझ में। अभी मैंने बताया था कि जिस रूप में, देखिए ऑस्टिन विधि मानते हैं, ये भी मानते हैं, ठीक है, वो मानते हैं जैसी की तैसी, ये भी ऐसी मानते हैं, जैसी कोई है वो तैसी ही हमें मान ली जाए। अब वो कह रहे हैं उसको, वो तो या तो लोग मानेंगे, नहीं मनवाएंगे दंडादेश द्वारा मनवा लिया जाएगा। उसी रूप में ये कहते हैं भैया कि जो विधि है वो तो सही है, लेकिन वो जो शास्ति है ना, दंडादेश जो है उसको वो थोड़ा सा मतलब कि नहीं मान रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो तर्क ढूंढ रहे हैं। क्या कि केल्सन ने अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया है, लेकिन उसके पीछे उसे यह भय, उस भय को नहीं देखते जिसे ऑस्टिन ने रखा है। वास्तव में केल्सन आदेशों, कमांड्स को एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तत्व मानते हैं, मतलब कि जो केल्सन है, ठीक है, वो इसको एक साइकोलॉजिकल तत्व मानते हैं, मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, और इनके अनुसार शुद्ध सिद्धांत में कोई सत्य नहीं आना चाहिए। केल्सन पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के अंतर को मानने से इनकार करते हैं। पब्लिक लॉ राज्य के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित रखता है, जबकि प्राइवेट लॉ व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य से संबंध रखता है। केल्सन का कहना है कि चूंकि दोनों विधियों का स्रोत एक ही अर्थात श्रेष्ठ ग्रैंड नॉर्म है होता है, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केल्सन प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति में भी कोई अंतर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अब उन्होंने एक इसमें इन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि विधि, ठीक है, और इन्होंने कहा है मूल विधि, दोनों ने सेम टू सेम इसको अपनाया है। अब इन्होंने तो कहा है कि विधि को मानो नहीं तो फिर शास्ति लग जाएगी, दंड आ जाएगा भैया। इन्होंने भी कहा है कि शास्ति लग जाएगी, ठीक है, शास्ति लग जाएगी। लेकिन हम दोनों ने, इन्होंने तो कहा है मानो, नहीं मानोगे तो फिर आपके ऊपर दंड लिया जाएगा, तो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन अब जो केल्सन है, ठीक है, ये तो ऑस्टिन का मत है, ठीक है, ये ऑस्टिन का मत है, और यहां पर हम देख रहे हैं केल्सन का मत देख रहे हैं। अब केल्सन कह रहे हैं शास्ति तो है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये दोनों सही हैं, ठीक है, विधि ऑलवेज बढ़िया होती है। लेकिन अब इन्होंने, केल्सन ने कहा था कि विधि में भी कमियां होती हैं, और जब वो कमियां होती हैं तो लोग उससे मानने से इनकार करते हैं, और मानने से इनकार करते हैं तो उसको उनको फिर दंड मिलता है,
ठीक है, दंडित किया जाता है उन्हें। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इसको विधि के तौर पर इस तरह से मानता हूं कि लोग जब इसको मानेंगे तो मनोवैज्ञानिक तौर पर मानेंगे, ठीक है, तर्क के आधार पर मानेंगे, जो उनको सही लगेगी वो उसको मानेंगे और अपने व्यवहार में ले आएंगे और ऑटोमेटिक उस पर चलेंगे, लेकिन जो गलत लगेगी उसको तो नहीं मान सकते। इसीलिए उन्होंने, ठीक है, इसको प्राइवेट लॉ, ठीक है, और पब्लिक लॉ में बांटा है। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में बांटा है। देखिए पब्लिक लॉ में क्या है, उन्होंने जो अभी ऑस्टिन में भी हमने पढ़ा था, जो सामान्य, ठीक है, जो सामान्य विधि है जो सब पर लागू हो जाती है उसको कहेंगे हम पब्लिक लॉ। लेकिन प्राइवेट लॉ में यह है कि मैं अपने लिए इसको मानूं या ना मानूं, पर्सनली मानूं या ना मानूं। देखो अब फिर से वही बात आती है, ठीक है, एक परिवार में, ठीक है, एक परिवार में पिता होता है सबसे बड़ा, जहां हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, यहाँ पर पिता होता है, तो हमें पिता के रूल मानने हैं सबसे पहले विधि के बाद में, अगर हम घर में हैं तो, ठीक है। अगर पिता कहता है अपनी लड़की से तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन लड़की तो कहेगी कि मुझे तो आज़ादी है क्योंकि मैं आज़ाद देश में पैदा हुई हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये प्राइवेट लॉ चल रहा है, लेकिन पिता नहीं मत जाने देगा उसको, फिर लड़की को इसकी बात माननी पड़ेगी, अपने पिता की बात माननी पड़ेगी। लेकिन सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर सामाजिक तौर पर अगर कह दिया कि भैया लॉकडाउन लगा हुआ है और तुम बाहर नहीं जा सकते, तो तुम बाहर जा ही नहीं सकते, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों क्रियाओं में एक अलग तौर, ये तो सबके ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन ये सबके ऊपर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर सबको ही रोक लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक लड़की को रोक लगाई है, उसका भाई है, उस पर रोक, बाहर जाने की रोक नहीं लगी है, दोनों बहन भाई हैं, दोनों अंतर समझ में आ गया। मतलब कि बहन को बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा, भाई को भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सबके ऊपर रूल है, कोई नहीं निकल सकता, ठीक है, घर से बाहर। तो दोनों में प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में आपको अंतर समझ में आ गया। चलिए अब ये है कि इसको मनोवैज्ञानिक तौर से जानते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है पिता वाली, ठीक है, अब जो लड़कियां हैं और भी हैं और लोग हैं, वो भी इसको मनोवैज्ञानिक तौर से अपना लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई सही है, देखो लड़कियों को टाइम से अपने घर रहना चाहिए, अबे सवेरे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं, लड़कों के ऊपर नहीं है। तो ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, यही बात कही है किसने, केल्सन ने। चलिए आगे चलते हैं। केल्सन के मतानुसार, देखिए केल्सन के मतानुसार विधि, देखिए मानव व्यवहार का एक क्रम, एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब कि मानव व्यवहार का एक क्रम है। केल्सन के अनुसार विधि की अनुशासित होती है, विधि जो है वो अनुशासित होती है। ये विधि के अनुशास्तियां स्वयं विधि में ही अंतर्निहित होती हैं। विधि में वह शक्ति होती है जो अन्य व्यक्तियों को नियम का उल्लंघन करने से रोकती है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवन, शरीर, संपदा आदि पर अतिक्रमण करने में न चूके। ऐसी अनुशासनियों का विश्लेषण नैतिक परंपरागत या आत्मगत साइकिक बाध्यता के अर्थ में नहीं किया जा सकता। देखिए उन्होंने कहा है कि हमारा जो व्यवहार होता है उसमें क्या होता है, विधि ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है, को हम जो व्यवहार करते हैं वो विधि के अनुसार करते हैं, लेकिन उस व्यवहार में जो दंड है, जो शास्ति है, वो छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है, देखिए जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो अब हमें पता है कॉलेज या स्कूल या किसी ड्यूटी पर लोग जाते हैं, ठीक है, सपोज कि ड्यूटी पर लोग गए और ड्यूटी करने के लिए कोई गया, तो उसे पता है कि 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचना है और शाम को 5 बजे छुट्टी होनी है, ये नियम है और ये उसका डेली का व्यवहार है। तो अब वो अगले दिन घर से निकला और घर ही पर ही उसको 8 बज गए, ठीक है, घर पर ही उसको 8 बज गए, उसे पता है 8 बजे का टाइम है यार, वहां पर पहुंचने का 8 यहीं बज गए, तो अब उसके मन में ही अपने आप ही थोड़ा सा शंका रहेगी, क्या टाइम तो वो ही हो गया, अब क्या करूं, थोड़ा सा जल्दी से निकलना पड़ेगा, काम भी होता है। दंड की बात यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन ये बात हमारी होती है कि नॉर्म्स जो होते हैं, जो मूल नॉर्म्स है वो यही बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, समय से चलने की कोशिश करते हैं, और दंड उसमें ये छुपा हुआ है। अगर चलो आज मैं लेट चला गया कोई बात नहीं, कल लेट चला गया, अगर डेली लेट जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे ड्यूटी से निकाल दिया जाए। तो शास्ति किसी में छिपी हुई है दोस्तों, इसी में छिपी हुई है, ठीक है, ये उन्होंने बात कही है केल्सन के मत के अनुसार। अब आगे है विधि और राज्य। देखिए ऑस्टन राज्य को विधि का निर्माता समझते हैं,
मतलब कि ऑस्टिन जो है, जो राज्य है, उसको विधि का निर्माता समझते हैं, जबकि कैल्सन के अनुसार राज्य और कानून में कोई अंतर नहीं है। कैल्सन विधि को राज्य से अधिक महत्व देते हैं। विधि और राज्य का अटूट संबंध है, लेकिन विधि का अस्तित्व विधि के नियम के अभाव में नहीं रह सकता, उसका रहना आवश्यक रहता है, फिर चाहे राज्य रहे या ना रहे। कैल्सन के अनुसार विधि का निर्माण संप्रभु द्वारा न होकर के विधि के ही द्वारा होता है। देखिए, दोनों की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि ऑस्टिन जो है वो विधि को ही निर्माता समझते हैं। वो कह रहे हैं राज्य को विधि का निर्माता समझते हैं, मतलब जो मतलब कि राज्य सरकार है, संसद, वो नियम बना रही है। लेकिन कैल्सन कह रहे हैं कि राज्य और कानून में तो कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि कानून अलग है और राज्य अलग है। कैल्सन ने कहा विधि को राज्य से अधिक महत्व देते हैं कैल्सन, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर विधि है तो ही राज्य बना है, ठीक है। लेकिन ऑस्टिन कहते हैं भैया, जब राज्य बना है, राज्य ने अपने नियम बनाए हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि उसका रहना आवश्यक रहता है, फिर चाहे राज्य रहे ना रहे, ठीक है। कैल्सन कहते हैं विधि जरूरी है, क्योंकि राज्य अभी बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बन जाएगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बन जाएगा, लेकिन विधि हमेशा रहनी चाहिए। तो कैल्सन के अनुसार विधि का निर्माण जो है वो संप्रभु से तो नहीं हुआ है, लेकिन वो विधि के द्वारा हुआ है। किस विधि से? उन्होंने एक स्रोत बताया है, मूल मानक, ठीक है। तो मूल मानक विधि से ही विधि बनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है कर्तव्य, अधिकार और कानूनी व्यक्ति, ड्यूटी, राइट्स एंड लीगल पर्सन। देखिए, कैल्सन के अनुसार कई प्रकार के अधिकार होते हैं, वो हमारे अनुसार भी होते हैं, हम भी देखते हैं। मूल अधिकार हमारे कई हैं, जिनमें सांपत्तिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अनुसार केवल नैतिक कर्तव्य ही सब कुछ नहीं है, व्यक्तियों को व्यक्तिक अधिकार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अधिकारों और कर्तव्यों का आपसी संबंध होना चाहिए, उनको सामाजिक पुराणों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि केवल नैतिकता से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसके साथ में सांपत्तिक अधिकार भी होने चाहिए, अपने खुद के भी अधिकार होने चाहिए, ठीक है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक टीचर होता है, ठीक है, एक टीचर होता है, तो उसका जो बच्चा होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो उसको भटके हुए रास्ते से अच्छे रास्ते पर लेके आने के लिए पीटते हैं, ठीक है। तो अगर उसको दंड देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दंड किसी भी कानून में, लॉ में, किसी भी टीचिंग की किताब में कहीं तक भी आप पढ़ लो, ठीक है, शिक्षा पढ़ लो, शिक्षा शास्त्र पढ़ लो, कहीं पर भी लिख लो, ये चीज़ें नहीं बताई हैं कि अगर बच्चा आज होमवर्क करके नहीं लेके आता है, एक पेज का होमवर्क करके नहीं लेके आता है, तो उसको इतने स्टिक पड़ेंगी या फिर ये सजा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसको वो सजा देता है, ठीक है। तो ये उसके अधिकार, इतने उसके अधिकार होने चाहिए कि एक पिता है, अगर उसका बेटा अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो एक पिता को इतना तो हक होना चाहिए कि अपने बेटे को वो उसको दंड करके उसको सही रास्ते पर ला सके। इसी बात को वो कह रहे हैं कि भैया सामाजिक प्राणियों पर उसको लागू किया जाना चाहिए, जो भी हमारे अधिकार होते हैं, ठीक है, और जो उसके कर्तव्य हैं उन सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है ड्यूटी, राइट्स और लीगल पर्सन। चलिए आगे, अंतरराष्ट्रीय विधि। देखिए, कैल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को राज्य की सब विधि से श्रेष्ठ मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि को बड़ी मानते हैं राज्य की विधि से। कैल्सन का मत है कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय विधि के मानकों को राज्य पर प्रबंधकारी मानते हैं, जो मानक के रूप में केवल उसी दशा में बंधनकारी शक्ति रखते हैं जब वे राज्य के विधिक प्राधिकारी से श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के द्वारा आरोपित हों। उदाहरणार्थ, जब हम किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को मान्यता देते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि मान्यता देने के साथ ही उसने एक ऐसे विधिक अधिकारी को मान्यता दे दी है जो राज्य की सार्वभौमिक शक्ति को सीमित कर देगा, ठीक है। देखो, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। अभी एक दिवस मनाया, अभी जैसे अर्थ डे मनाया था, ठीक है, अर्थ डे मनाया था। अब अर्थ डे के मनाने के लिए, या अर्थ की जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसके दिवस मनाया जाता है, तो उसमें कहता है पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाए। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर नियम बने हुए हैं पृथ्वी को सुव्यवस्थित रखने के। अब देश होते हैं, देश में राज्य होते हैं छोटे छोटे, तो अब उन्होंने क्या किया कि ये सब में
उस कानून को लागू कर दिया, तो अब आ गया राज्य पर, ठीक है, कि वहाँ से लागू कर दिया भाई सभी को, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सभी को एक एक पेड़ लगाना है सभी को, तो वो यहाँ से यहाँ से बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, कि यहाँ से ये लागू करेंगे सभी को एक पेड़ लगाइए, तो वहाँ की जो उस चीज़ को तो ये मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो ऊपर है उसको सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वहाँ से जो मिलते हैं, मतलब वहाँ से जो आदेश मिलते हैं, जो नियम है उनको पूरा करने के लिए जो आदेश मिलते हैं, ठीक है, वो राज्य की शक्ति को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से मिला एक पेड़ लगाने के लिए तो एक पेड़ ही लगाओ, हो सकता है ज़्यादा लगा लो लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसीलिए वो कहते हैं कि एक विधिक अधिकारी को मान्यता दे दो जो राज्य की सार्वभौमिक शक्ति को सीमित कर देता है, जिसके पास में यहाँ पर जो राज्य सरकार है, ठीक है, उसके पास में एक नियम ये मिल गया तो वो उसकी शक्तियाँ सीमित हो गई, अब वो कह सकता है कि एक पेड़ लगाना है, उससे कम में नहीं कह सकता, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, इंटरनेशनल लॉ उसमें संबंध आ गया समझ में। चलिए आगे है कि केल्सन के सिद्धांत की समीक्षा, ठीक है, अप्रेजल कैसे मिला केल्सन की इस थ्योरी को, चलिए पढ़ते हैं। देखिए केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत ने विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया और एक ऐसे तर्कसंगत विधि सिद्धांत की स्थापना की जिसे किसी भी विधि व्यवस्था के प्रति लागू किया जा सकता है। अतः केल्सन के सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व इस बात में है कि देखिए केल्सन ने जो अपना इस शुद्ध विधि का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा शुद्ध विधि यार हर जगह लागू हो जानी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को माननी चाहिए, सभी लोगों को माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ग्रैंड नॉर्म से बनी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा सबसे पहले कोई नियम था उसी से मिलकर कही है तो सबको माननी चाहिए। अब उन्होंने कुछ व्यवहारिक चीज़ें रखी हैं, ठीक है, जिनसे हमें इस बात की और भी पुष्टि हो जाएगी, ठीक है। तो केल्सन के सिद्धांत के व्यवहारिक महत्व कैसे हैं, उन जो ये सिद्धांत बताया है वो कैसे उपयोगी हैं वो पढ़ते हैं। देखिए राज्य और विधि में कोई अंतर नहीं, सबसे बात ये इन्होंने कही है। केल्सन के अनुसार विधि स्वयं अपने सृजन को नियमित करती है, मतलब कि विधि जो है वो अपने आप को स्वयं बनाती है। राज्य और विधि में अंतर के कारण ही ऑस्टिन के सामने यह समस्या आई थी कि संवैधानिक विधि को यथार्थ रूप में विधि माना जाए या फिर नहीं, परंतु केल्सन के सामने यह समस्या नहीं आई क्योंकि उन्होंने राज्य और विधि में कोई भी अंतर नहीं माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। केल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को राज्य की विधि से श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा पॉइंट तो सबसे महत्वपूर्ण ये था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि के मानक राज्य पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, जबकि ऑस्टिन अंतरराष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते। देखिए मैंने अभी बताया था कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नियम बन गए भैया वो राज्य को मानने ही पड़ेंगे, राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानूंगा इसको। समझ में आ गया? तो उसकी जो लिमिट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। ठीक है, लिमिट्स जो है वो वहां पर एक जगह पर रोक देते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रियन उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय विधि को माना ही नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं मानते, ऐसा नहीं है, मानते लेकिन वास्तविक नहीं मानते। ठीक है, आगे है केल्सन ने प्रथा को विधि के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परंतु ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में प्रथा को कोई स्थान नहीं दिया। देखिए जो ये प्रथा है ना, ठीक है, जो ये प्रथा है उसी को तो ग्रैंड नॉर्म्स माना है, उसी को तो ग्रैंड नॉर्म्स कहा है केल्सन ने। लेकिन ऑस्टिन ने कहा है मुझे नहीं पता पहले क्या था या आगे क्या होगा, मैं तो जो अभी में है केवल उसके ऊपर पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन भैया केल्सन ने कहा है वो जो प्रथा थी वही तो मूल मानक हैं, उन्हीं के बाद में तो रूल बने हैं। चलिए आगे है केल्सन के विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत में विभिन्न समस्याओं का हल करने में सहायता मिलती है। देखिए केल्सन की जो विधिक व्यक्तित्व है उसमें जो समस्याएं हैं उनको सुधार करने के लिए या फिर उनका समाधान करने के लिए बहुत सहायता इनसे मिलती है। केल्सन के अनुसार प्राइवेट विधि व लोक विधि में कोई अंतर नहीं है। प्राइवेट विधि का जन्म आपसी करार से होता है, जबकि लोक विधि का जन्म राज्य सरकार द्वारा होता है या फिर राज्य द्वारा होता है। दोनों विधियों में सत्ता को समाप्त करते हुए केल्सन प्राइवेट विधि को भी अधिक शक्ति का ही प्रत्ययोपन डेलीगेशन मानते हैं, जिसकी प्रभावशीलता अंततः मूल मानक से ही होती है। वो कहते हैं विधि कोई भी हो भैया वो बनी तो मूल मानक से ही है। ठीक है, अगर आज हमारे घरों में कुछ रीति रिवाज हैं,
ठीक है। आज हमारे घरों में कुछ रीति रिवाज हैं तो वो मूल मानक से बने हैं, मतलब कि जो हमारे पापा हमसे बोल रहे हैं, हमारे ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं, हमारे पापा पर हमारे दादाओं ने लगाई होगी, हमारे दादाओं पर उनके दादाओं ने लगाई होगी, तो वो क्या है, ये मूल मानक था, कभी मूल मानक था और उसी के ऊपर मानक बनते आ रहे हैं। ठीक है, ये बात कही है उन्होंने, क्योंकि ये सारी विधियां मूल मानक से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि केल्सन एक महान योगदान, यद्यपि इस बात में है, केल्सन का एक महान योगदान इस बात में है कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया और उसे लागू करने की साधन यंत्रों में एक रूपता दिखाने की कोशिश की है, किंतु फिर भी आलोचकों ने कई दृष्टिकोणों से उनकी आलोचना की है। देखिए, माना जाता है कि जो केल्सन है, ठीक है, उनका योगदान तो बहुत बड़ा है और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया और उसको लागू करने के जो यंत्र हैं, मतलब कि कानून, ठीक है, विधिक और विधि शास्त्र, उन दोनों को उन्होंने एक ही माना है, लेकिन उसकी जो आलोचना है वो भी खूब हुई है। ठीक है, तो कैसे हुई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले केल्सन के सिद्धांत में भी ऑस्टिन की तरह वृत्तता, ठीक है, सर्कुइटरी मतलब कि गोलाकार पाई जाती है। ऑस्टिन विधि को इसलिए वैध मानते हैं क्योंकि वह विधि है। देखिए, ऑस्टिन विधि को इसलिए विधि मानते हैं क्योंकि वह विधि है, क्योंकि उन्हें जैसी है वैसी ही माना है। राज्य को इसलिए मानते हैं कि वह संप्रभु है। केल्सन ने मानक नॉर्म्स को इसलिए वैध माना है क्योंकि वह नाम है, साथ ही उनके नाम नॉर्म्स की क्रमबद्धता किसी ठोस आधार पर आधारित नहीं है। देखिए, दोनों की कंडीशन एक ही है, लेकिन इनकी ठोस आधार नहीं है। उन्होंने तो अपना ठोस आधार उसी को मान लिया कि जो विधि है मैं तो इसी को मान लेता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जो मानक है जरूर नहीं है वो मूल मानक हो, मूल मानक तो कोई एक है, उसी के बाद में मानक चल रहे हैं। ठीक है, आगे है, केल्सन ने विधि को अन्य सामाजिक शास्त्रों से अलग रखकर भूल की है। केल्सन ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी कि इनको जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक शास्त्र हैं, उनसे अलग रख दिया, क्योंकि विधि का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से इस प्रकार है कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग रखना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों और विधि शास्त्र का अटूट संबंध है। देखिए, उन्होंने ये बात बहुत गलत कही है। इस बात को दोस्तों मैं भी मानता हूँ। आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए, जो नियम है ना वो सबके लिए है, ठीक है, और सब क्षेत्रों में है। अब देखिए, हम इसको ले लेते हैं मनोविज्ञान को, ठीक है, तो मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमें नियम और रूल्स मिलते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसने कोई जुर्म कर दिया है तो पहले उसके आधार ये देखा जाएगा किस आधार पर उसने जुर्म किया है, और वो आधार का हमें पता चलेगा किससे, मनोविज्ञान के द्वारा, कि भाई उसकी स्थिति कैसी थी, उसने गुस्से में था, वो कैसे था। तो अब हम जो नियम है वो जो बने हुए हैं, अब उसमें देखो यहाँ पर यह है कि अगर हम देखते हैं, मूवियों में भी देखते हैं, कोई पागल व्यक्ति है अगर वो कुछ क्राइम कर देता है, ठीक है, तो उसको सजा है वो उस आधार पर नहीं दी जाती जो ये कह देता है मैंने जानबूझकर किया है। ठीक है, तो कैसे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया है, सारे सबको अलग करके वो कहते हैं भैया विधि शास्त्र अपने आप में विधि है, इसका किसी और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रीडमैन ने कहा भैया इनका सबसे लेना देना है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये इस आलोचना को तो मैं 100% बिल्कुल सही करार देता हूं। दोस्तों, आप भी बताइए आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें, ठीक है, आपकी कमेंट का हम वेट करेंगे। आगे है तीसरा, केल्सन ने मूल मानक को सभी मानकों का स्रोत माना है, किंतु मूल मानक की वैधता का क्या आधार है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक मूल मानक है, अब वो मूल मानक कहाँ से बना है, कहाँ से आया है, कैसे बना है, उन्होंने उसका कुछ नहीं बताया, केवल उसके आधार जो हैं वो ऐसे ही स्पष्ट कर दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भैया एक मूल मानक था, कौन, हिटलर, उसने सारे नियम अपने आप से बनाए, वो मूल मानक था। लेकिन हम कह सकते हैं, ठीक है, इस आधार पर हम भी कह सकते हैं हिटलर के दिमाग में भी तो वो आधार कहीं से आया होगा कि भाई मुझे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इस बात को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, इसका आधार नहीं बताया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर लाउटर पैरेट ने केल्सन के इस आधार पर आलोचना की है कि उन्होंने राष्ट्रीय विधि की उपेक्षा अंतरराष्ट्रीय विधि को अधिक महत्व दिया है। फलस्वरूप केल्सन अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक विधि को प्रवेश देते हैं।
केल्सन ने विधि की सस्ती संक्शन को भय न मानकर सामाजिक दबाव सोशल प्रेशर माना है, जो आधुनिक मान्यताओं के अनुकूल भी है। न्याय व्यवस्था में अनुशास्त्री का होना अपेक्षित है। विधि न्याय तथा अनुशास्त्री पर अटूट संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केल्सन का सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। देखिए केल्सन ने क्या कहा है, केल्सन ने ये कहा है कि अगर हम चोरी करते हैं, ऑस्टिन के अनुसार तो ये अगर चोरी करेंगे तो उसके मन में ये रहेगा बेटा सजा मिलेगी, 6 महीने की कैद होगी, ठीक है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जो केल्सन है वो कहते हैं चोरी करेंगे, चोरी करने के बाद में हमारे दिमाग में मस्तिष्क में ये रहेगा चोरी करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, चोर, लोग कहेंगे चोर कि ये चोर है। वो कैद वैद की तो बाद की बात है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक चीज को तर्क दे रहे हैं यहाँ पर। वो कहेंगे लोग हमें चोर कहेंगे, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। लेकिन अब जो है लाउटर पैरेट कह रहे हैं भैया ये चीज जरूरी नहीं है सब लोग माने। कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें क्या मतलब लोगों से, हम तो काम सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी ने तुम्हारे घर से बाइक ले जाकर के किसी दूसरे के घर पे खड़ी कर दी और तुम क्या सोचोगे यार उसी ने लेकर गया होगा, वही चोर है, तुम उसको कहीं भी पकड़ के पीटने लग जाओ, मारने लग जाओ। तो ऐसा थोड़ी ना, ऐसा सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। और यही कह रहे हैं ऑस्टिन जी, भैया जो हमारे संक्शन है ना वो दबाव नहीं है, वो दंडात्मक प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। देखिए उक्त वर्णन के आधार पर सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि केल्सन ने काफी सीमा तक विधि को दार्शनिक कोहरे से जिससे यह सदा ढकी रही पृथक करने का प्रयत्न किया है, परंतु उनका यह शुद्ध विधि का सिद्धांत एकांगी, वन साइडेड और अपूर्ण या अपंग, इनकम्प्लीट है, क्योंकि विधि शास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र से अटूट संबंध है। हम विधि का निर्माण इन शास्त्रों के संबंधों से ही कर सकते हैं। विधि मनुष्यों पर लागू होती है और उन्हीं की समस्याओं को सुलझाने का साधन है। विधि ऐसी होनी चाहिए जो न्याय स्थापित करने में सहायक हो। विधि और न्याय का घनिष्ठ संबंध होता है। विधि में परंपरागत और आत्मज्ञान साइक तथ्यों का विद्यमान होना स्वाभाविक है। आज विधि कैसी होनी चाहिए से हमारा संबंध अधिक है, न कि ये कैसी है से है। वर्तमान युग में लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की गई है। भारत का संविधान भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, जिसके अनुसार राज्य का कार्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुख और समृद्धि पहुंचाना है। अतः आज ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बढ़े, उनकी उन्नति हो और उनके जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रोत्साहन मिले, उत्साहित करें। अतः कुछ विद्वानों ने केल्सन के सिद्धांत की आलोचना इसी आधार पर की है, ठीक है दोस्तों। उचित कहां पर थे हम, की है। वर्तमान युग में लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की गई है। भारत का संविधान भी एक लोक कल्याणकारी स्थापना करता है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो सारे आधार उन्होंने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं ऐसी विधि, जो हमारे नियम है वो ऐसे हैं जिससे जो देश है कोई भी है उसका क्या होगा, विकास होगा और वो समृद्ध होगा, उसका कल्याण होगा, तो ऐसे ही और समृद्धशाली बनेगा। अतः ऐसे ही कुछ और नियमों का भी निर्माण किया जाता है जिसमें नागरिकों का जीवन स्तर बढ़े, उनकी उन्नति हो और उनके जीवन में प्रत्येक पहलू को उत्साहन मिले। भाई जो नियम मिल रहे हैं वो कुछ अच्छे करने के लिए हमारे लिए वो नियम बन रहे हैं, ठीक है, यही तो है। देखिए जैसे अभी में जो नियम बनते हैं, ठीक है, अभी में एक नियम बन रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, बन रहा है नहीं, लेकिन देखो केल्सन तो कहते हैं कि मैं इसको अभी ऑस्टिन कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। मुझे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है कि पहले ये नियम था या नहीं, आगे क्या होगा, लेकिन अभी में अगर दो बच्चे दो ही अच्छे तो मैं इसको बिल्कुल समर्थन दूंगा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब बात तो मान तो ये भी रहे हैं केल्सन भैया भी कि दो ही अच्छे, लेकिन ये कह रहे हैं ये कहीं और से तो मतलब कि ये जो नियम अभी बना है ये पहले भी तो होगा, तो वहीं से मूल मानक होगा। क्यों बना,
ये उसका चीज भी फाइंड कर रहे हैं कि ये बना क्यों। ये इसलिए बना क्योंकि समाज जो है, सामाजिक स्तर जो है वो ठीक हो सके, जनसंख्या की वृद्धि रुक सके, इसलिए तो कॉज एंड इफेक्ट के पीछे ये भाग रहे हैं। आगे है, अतः कुछ विद्वानों ने केल्सन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सिद्धांत ने विधि की सूखी हड्डियों को छोड़ा है, इसमें मांस और रक्त नहीं है जो उनको जीवन देते हैं। ठीक है, केल्सन ने उस बात को खत्म कर दिया है ना, जो शास्त्री वाली थी कि भैया मनोवैज्ञानिक तौर से करते, लेकिन नहीं, हड्डी और मांस का मतलब है कि शास्त्री जो विधि है उसको ना मानने वालों के लिए दंडिक प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको मनोवैज्ञानिक तौर से थोड़ा सा उसमें वजन कम कर दिया है, इसलिए ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त, हमने कर दिया है फिनिश। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा, तैयारी करते रहो, पढ़ लीजिए। हमारे चैनल लीगल नॉलेज बाय एमएस को सपोर्ट करिए। अगर हमारी मेहनत लग रही है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।